नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलविन क्लासेस में। हम आज समसामयिक दृष्टि विषय को लेकर आए हैं। हमारे जो समसामयिक मुद्दे होंगे उनका एक हम लोग समसामयिक दृष्टि नाम से उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। हम आज केंद्रीय बजट से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों को देखेंगे। उसमें कितने केंद्रीय बजट हमारा कितने रुपए का प्रस्तुत हुआ है, उसके 2020-21 वाला, उसके बाद हमारा 15वां वित्त आयोग कब कब के लिए अनुशंसित है, कब अपनी रिपोर्ट देगा, कब गठन हुआ, अध्यक्ष कौन है, आदि आदि विषयों को देखेंगे। केंद्रीय बजट को देखेंगे, हमारे केंद्रीय बजट का कुल आकार कितना है, सबसे ज़्यादा मद किसमें व्यय किया गया है, कितने शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया जा रहा है, हमारे राज्य के 5 आभूषण कौन कौन से हैं, उसके बाद कितने पुरातत्व स्थलों के विकास की बात की गई है, उसके बाद दुग्ध उत्पादन कितना होगा, उसके बाद किस योजना में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, उसके बाद आर्थिक समीक्षा विषय को देखेंगे, उसके बाद फोर्स की सूची में देखेंगे कि कौन विश्व में पहले नंबर पे है, उसके बाद हम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा दिए गए आंकड़ों को देखेंगे। भारत में प्रजनन दर कितनी है, वैश्विक प्रजनन दर कितनी है, मातृ मृत्यु दर कितनी है, आदि आदि चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में डीडा क्या है, गीडा क्या है, लीडा क्या है, बीडा क्या है, सीडा क्या है, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी की परीक्षाओं में, उसको देखेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश रक्षा कॉरिडोर हुआ है, ये कितने इसमें जनपदों को शामिल किया गया है, क्या है, कैसे हैं, आदि विषयों को देखेंगे। ये हमारी जो कक्षा है वो उत्तर प्रदेश या अन्य प्रांतों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में समसामयिक बिंदुओं को ध्यानगत रखते हुए इसको फ्रेम किया गया है। आने वाली सभी परीक्षाओं में ये समान रूप से उपयोगी होंगी। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहला टॉपिक है हमारा 15वां वित्त आयोग। गठन कब हुआ? 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को हुआ। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष NK सिंह जी हैं। कब प्रस्तुत करना है? 30 अक्टूबर 2020 को प्रस्तुत करना है। 17 में गठन हुआ। रिपोर्ट कब प्रस्तुत करना है? प्रस्तुतिकरण से मतलब रिपोर्ट की है। 30 अक्टूबर 2020 को। अनुशंसाएं क्या है? इनकी अनुशंसा है 2020 से 2026 तक। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो वित्त आयोग है वो केंद्र में केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना सुनिश्चित किया है। तो जो 14वां वित्त आयोग था वो केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा 42% डिसाइड किया था, लेकिन 15वें वित्त आयोग द्वारा जो रिपोर्ट है उसमें संघीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना है? 41%। ये निश्चित ही प्रश्न पूछता है क्योंकि चेंज हुआ है। पूर्व में कितना था? 42 था। 15वें में कितना है? 41% है। ठीक, अब बात करेंगे केंद्रीय बजट की। केंद्रीय बजट हमारा 2020-21 किसने जारी किया? निर्मला सीतारमण जी ने जारी किया, प्रस्तुत किया। कुल बजट का आकार कितना है? हमारे केंद्रीय बजट 2020-21 के बजट का आकार 30,42,230 करोड़ है। हमारे बजट का आकार, केंद्रीय बजट का आकार 2020-21 का कितना है? 30,42,230 करोड़ रुपए हैं। प्रमुख 3 घटक क्या है? जैसे बजट पेश किया गया उसमें 3 घटकों को लिया गया है कि हम क्या करेंगे। हम आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास एवं जिम्मेदार समाज, 3 चीज़ों की बात किया है। आकांक्षी भारत की बात किया है, उसके लिए सभी के लिए आर्थिक विकास, सभी का आर्थिक विकास हो, जैसा कि हमारे संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक विकास की बात की गई है, सभी के लिए आर्थिक विकास। उसके बाद जिम्मेदार समाज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हमारी जिम्मेदारी क्या होगी अपने समाज के प्रति। तो एक ऐसे नागरिक को तैयार करना है जो एक ऐसे समाज का निर्माण करे जो जिम्मेदार समाज की भूमिका निभाए। उसके बाद सर्वाधिक व्यय। सर्वाधिक व्यय ये 2020-21 के बजट में किस निधि हेतु किया गया है, किसके लिए किया गया है? तो 75,000 करोड़ रुपए का व्यय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किया जाएगा। सर्वाधिक व्यय किस में होगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में सर्वाधिक व्यय
किस योजना के लिए किया जाएगा? तो सर्वाधिक व्यय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा हमारे 2020-21 के बजट में, ऐसा है। उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि बजट 2020-21 में कितने किलोमीटर रेल पटरियों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो 27,000 किलोमीटर रेल लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसका प्रत्येक बिंदु महत्वपूर्ण है। 5 पुरातत्व स्थलों के विकास की बात की गई है। ये 5 पुरा स्थल कौन है? राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। हस्तिनापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। शिव सागर कहाँ है? असम। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात। आदिचनल्लूर कहाँ है? तमिलनाडु। 5 पुरातात्विक स्थलों के विकास की बात की गई है। उसमें राखीगढ़ी हमारा हरियाणा से है, हस्तिनापुर यूपी से है, शिव सागर असम से है, धौलावीरा गुजरात से है और आदिचनल्लूर तमिलनाडु से है। उसके बाद राज्य के आभूषण 5 वस्तुओं को बताया गया है। राज्य का हमारा आभूषण क्या है इस बजट में बताया गया है। 5 चीज़ें बताई गई है। कौन कौन सी? हमें बीमारी से मुक्ति मिले, पहला क्या है? हमें बीमारी से मुक्ति मिले। दूसरा धन आए। तीसरा उत्पादन। चौथा खुशहाली और 5वां सुरक्षा। बीमारी से मुक्ति, धन, उत्पादन, खुशहाली व सुरक्षा। उसके बाद हमारा अगला है वर्ष 2030 तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु की सर्वाधिक आबादी होगी। कार्यशील आबादी मतलब क्या होता है? कार्यशील आबादी से हमारा तात्पर्य 14 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के लोगों तक लिया जाता है। कार्यशील आबादी ये प्रश्न पूछेगा कि 2030 तक, वर्ष 2030 तक विश्व में सबसे ज़्यादा कार्यशील आबादी वाला देश कौन सा होगा? तो भारत 2030 में विश्व में सबसे ज़्यादा कार्यशील आबादी वाला देश होगा। उसके बाद आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं। आर्थिक समीक्षा में ये प्रश्न पूछता है कि शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे सिक्किम है। ये भी बहुत बार पूछता है। अर्थात सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा। कितनी आय है उसकी? 4,22,149 रुपये। ठीक। उसके बाद एक और लक्ष्य रखा गया है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? वर्ष 2025 तक। तो ये पूछेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था को बजट 2020-21 में कब तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक हमारे बजट 2020-21 के अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था को हम लोग 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाएंगे। उसके बाद भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 461.2 बिलियन डॉलर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? जनवरी 2020, ये 10 जनवरी 2020 तक का आंकड़ा है। 10 जनवरी 2020 तक का भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 461.2 बिलियन डॉलर। देखिए, हाँ, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर काबिज है विश्व में। उसके बाद प्रश्न ये पूछेगा कि भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितने हैं? तो 349 ग्राम प्रति व्यक्ति। ठीक। कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत पहले तीसरे नंबर पे था, अब भारत दूसरे नंबर पे आ गया है। तो ये प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? जापान है। पहले स्थान पे, क्षमा करिए, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर जापान था, उसको रिप्लेस करके भारत दूसरे स्थान पे आया है। तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर काबिज है, प्रथम स्थान पे चाइना काबिज है। उसके बाद अगला है भारत में प्रति व्यक्ति निवल दाल उपलब्धता कितनी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृपया मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। भारत में प्रति व्यक्ति निवल दाल उपलब्धता कितनी है? 47.9 ग्राम प्रति दिन प्रति व्यक्ति। और किलोग्राम में अगर पूछे तो 17.5 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता है भारत में। उसके बाद जो हमारे यहाँ से चीज़ें आयात होती है उसमें सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो सर्वाधिक हिस्सा पेट्रोल, तेल व स्नेहक का है। ये भी कई बार पूछा जाता है। कितना है? 26.4%। अगर कुल 100% चीज़ें आयातित होती है तो उसमें 26.4% किसका है? पेट्रोल, तेल व स्नेहक का है। ठीक। भारत के निर्यात में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत के निर्यात में सर्वाधिक योगदान किसका है? यूएसए का है। उसके बाद यूएई का है, यूनाइटेड अरब अमीरात।
उसके बाद चाइना का है। तो भारत के निर्यात में सर्वाधिक योगदान किसका है? अमेरिका का है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात का है। उसके बाद चाइना का है। अगला प्रश्न देखिए, ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयातों में कुल आयातित मूल्य के हिसाब से शीर्ष देश कौन है? जो वस्तुएं आयात हो रही है उसमें मूल्य के हिसाब से प्रथम कौन है देश? तो चाइना है। उसके बाद यूएसए है। उसके बाद यूएई है। तो साधारण भाषा में निर्यात की बात करेगा तो यूएसए लगाएंगे, आयात की बात करेगा तो चाइना लगाएंगे, ठीक में। उसके बाद सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन सा है विश्व में? जेफ बेजोस हैं, ये अमेजन के हेड हैं, मालिक हैं, ये फोर्ब्स के अनुसार है, ठीक। प्रोजेक्ट जीरो क्या है? प्रोजेक्ट जीरो अभियान अमेजन द्वारा तैयार किया गया है और अमेजन द्वारा चलाया जा रहा अभियान है प्रोजेक्ट जीरो, जिसमें नकली सामानों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु एक वैश्विक पहल की गई है। अमेजन के द्वारा नकली सामानों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए की गई वैश्विक पहल को प्रोजेक्ट जीरो नाम दिया गया है अमेजन के द्वारा। उसके बाद देखिए, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? 70 वर्ष। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70 है, पिछले साल से 1 साल ज़्यादा बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर कितनी है? वैश्विक स्तर पर 73 वर्ष है। वैश्विक स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? 73 वर्ष है। ये दोनों आंकड़े कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष है तथा वैश्विक स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 73 वर्ष है। उसके बाद अगला, भारत में प्रजनन दर कितनी है? 2.2 प्रति महिला। एक महिला भारत में 2.2 बच्चों को जन्म देती है और वैश्विक प्रजनन दर कितना है? 2.4 प्रति महिला। ये पूछेगा कि वैश्विक प्रजनन 2.4% है, लेकिन क्या भारत में प्रजनन दर उससे ज़्यादा है? क्या भारत में वैश्विक प्रजनन दर कम है या ज़्यादा है? वैश्विक प्रजनन दर से कम है या ज़्यादा है जो प्रजनन दर है? तो भारत में प्रजनन दर 0.2 कम है वैश्विक प्रजनन दर से, अर्थात भारत में प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला है और वैश्विक प्रजनन दर 2.4 प्रति महिला है। उसके बाद पवित्र पति क्या है? ये पवित्र पति ये बार बार पूछा जाएगा। इस समय से फेस मास्क की बात किया गया है। तो आयुर्वेद उत्पादों के नैनो फाइबर पर आधारित बायोडिग्रेडेबल मतलब नष्ट हो जाने वाला फेस मास्क है। मतलब ये बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है जिसका नाम पवित्र पति है, आयुर्वेद उत्पादों के नैनो फाइबर पर आधारित है, ठीक। उसके बाद अगला जो हमारा है, देश की प्रथम की बात कर रहा है। देश की अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो मुंबई से पुणे। कब प्रारंभ हुई है? तो 14 फरवरी 2020 को। 14 फरवरी 2020 को देश की प्रथम अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा मुंबई से पुणे के लिए प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे, ये प्रश्न यूपी में पूछेगा। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में कितने शहर शामिल हैं? कितने जनपद शामिल हैं? तो 6 जनपद शामिल हैं। कौन कौन से? आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। उसके बाद गीडा का फुल फॉर्म क्या है? ये बार बार पूछने वाला प्रश्न है, इसको देखेंगे। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा का फुल फॉर्म क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सीडा सतहरिया, ये पूछेगा क्योंकि इसका डायरेक्ट नाम से संबंध नहीं है। जौनपुर में है सतहरिया, तो सतहरिया विकास प्राधिकरण को सीडा कहते हैं जो कि जौनपुर में है। आइए एक बार सरसरी निगाह से इसको देखते हैं। 15वां वित्त आयोग गठन कब किया गया है? 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया है। अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह जी हैं। प्रस्तुत कब करना है? 30 अक्टूबर 2020 को ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अनुशंसाएं कब से कब तक की होंगी? 2020 से 2026 तक की अनुशंसाएं इसमें समाहित होंगी। इसमें क्या है भाई? संघीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना हो गया है? 41%, पहले से -1% कम हुआ है। केंद्रीय बजट 2020-21 की बात करेंगे। हमारे बजट का कुल आकार कितना था? 30,42,230 करोड़ रुपए। कौन प्रस्तुत किया? निर्मला सीतारमण जी ने। हमारे बजट का प्रमुख 3 घटक कौन सा है? पहला है हमारा आकांक्षी भारत, दूसरा क्या है? सभी के लिए आर्थिक विकास, और तीसरा क्या है? जिम्मेदार समाज। सर्वाधिक व्यय किस पे किया जाएगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर 75,000 करोड़ रुपए।
कितने किलोमीटर रेल लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो 27,000 किलोमीटर रेल लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। 5 पुरातत्व स्थलों के विकास की बात की गई है। उस पाँचों कौन कौन से हैं? राखीगढ़ी हरियाणा में है, हस्तिनापुर यूपी में है, शिवसागर असम में है, धौलावीरा गुजरात में है, आदि चन्नल्लूर तमिलनाडु में है। 5 वस्तुओं को राज्य का आभूषण कहा गया है। कौन कौन सी वस्तुएं हैं? बीमारी से मुक्ति है, धन है, उत्पादन है, खुशहाली है और सुरक्षा है। 2030 तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आबादी की आयु की सर्वाधिक आबादी होगी। उसके बाद आर्थिक समीक्षा 2019-20 शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में प्रथम स्थान पे गोवा है, द्वितीय स्थान पे सिक्किम है। हमारी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जनवरी 2020 तक $461.2 बिलियन का है। दुग्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है विश्व में। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 394 ग्राम प्रति व्यक्ति है। कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है, चीन का पहला स्थान है। भारत में प्रति व्यक्ति निवल दाल उपलब्धता 47.9 ग्राम प्रतिदिन है। और भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक निवल दाल उपलब्धता कितनी है? 17.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। आयात अंश में सर्वाधिक हिस्सा पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक का कितना है? 26.4%। भारत के निर्यात में सर्वाधिक योगदान यूएसए, उसके बाद यूएई, उसके बाद चाइना। प्रथम स्थान पे यूएसए, द्वितीय स्थान पे यूएई, तृतीय स्थान पे चाइना है। उसके बाद भारत के आयातों में कुल आयातित मूल्य के हिसाब से शीर्ष देश कौन सा है? चाइना, यूएसए और यूएई। सर्वाधिक धनी व्यक्ति फोर्ब्स के अनुसार जेफ बेजोस हैं। प्रोजेक्ट जीरो अभियान अमेजन द्वारा चालू किया गया है। नकली सामानों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु पहल है। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष, वैश्विक जीवन प्रत्याशा जन्म के समय 73 वर्ष। उसके बाद भारत में प्रजनन दर 2.2 प्रति महिला, वैश्विक प्रजनन दर 2.4 प्रति महिला। पवित्र पति क्या है? ये फेस मास्क है, बायोडिग्रेडेबल। देश की प्रथम अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा कहां से कहां प्रारंभ की गई है? तो 14 फरवरी 2020 को मुंबई से पुणे के बीच। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में कितने जनपद शामिल हैं? 6 जनपद शामिल हैं। कौन कौन से? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ। गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। लीडा क्या है? लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। बीडा क्या है? भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सीडा क्या है? सथरिया। सथरिया कहाँ है? जौनपुर में, तो जौनपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। हमारी जो समसामयिक दृष्टि की कक्षा होगी, सीरीज होगी, ये हफ्ते में 2 या 3 आएंगी। जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, मुद्दे होंगे, उनको कवर किया जाएगा। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। आप हमारे इल्विन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को जब ओपन करेंगे तो उसमें विभिन्न विषयों से संबंधित अलग अलग कक्षाएँ एक साथ हैं। उसमें आप हमारे पर्यावरण के संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यानगत रखते हुए कंप्लीट कक्षा है, 24 कक्षाएं हैं, उनको आप बारी बारी से देखेंगे, जो हमारी सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। आप भारतीय राज्य व्यवस्था विषय जो अभी कुछ दिन पहले प्रारंभ हुआ है और अभी अपनी कंटिन्यूटी बनाए हुए है, उसकी 21 कक्षाएँ हैं, उसको आप देखिए। समसामयिक बिंदुओं को देखिए आप। उसके बाद जो परीक्षाएँ होने वाली होती हैं उन पर भी विशेष कक्षाएँ दी जाती हैं। आप हमारे साथ बने रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।